हेलो दोस्तों, नमस्कार। समृद्धि टेक्निकल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे। ये जो 20 क्वेश्चंस है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और किताब में से ढूंढकर आपके लिए लाया गया है, इसलिए आप सभी क्वेश्चन को देखिए, अंत तक देखिए। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम जुड़े हैं या फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब के साथ साथ आप बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइए। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। रेजिस्टेंस को किस मापन यंत्र से मापते हैं? दोस्तों, यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस नापना है तो आप किस यंत्र से नापेंगे? ओम मीटर, वाट मीटर, पीएफ मीटर या फ्रीक्वेंसी मीटर? तो रेजिस्टेंस को किससे नापा जाता है? ओम मीटर से। ठीक है दोस्तों, तो इससे हम नापेंगे ओम मीटर से। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मशीन में फ्लाई कटर का प्रयोग करते हैं? प्लेनर, शेपर, लेथ मशीन या मिलिंग मशीन? तो दोस्तों, यहाँ पे मिलिंग मशीन का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, मिलिंग मशीन के जो आर्बर होता है उसमें यह आपने देखा होगा, ये एक सिंगल इस टाइप से सिंगल पॉइंट टूल होता है और इसको हम स्पेंडल में लगा देते हैं। ठीक है, और ये सरफेस वगैरह में कटिंग करने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ हम आंसर लगाएंगे मिलिंग मशीन। दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, किसी वॉशर को निश्चित रूप से व्यक्त किया जाता है? दोस्तों, यहाँ पे आपको वॉशर को व्यक्त करना है तो सबसे सटीक आंसर क्या होना चाहिए? नॉमिनल डाया होना चाहिए, थिकनेस होना चाहिए या आउटर डाया होना चाहिए या नॉन ऑफ दिस होना चाहिए? तो यहाँ पर नॉमिनल डाया होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि नॉमिनल डाया से ही वॉशर का निर्धारण किया जाता है कि कितने मिलीमीटर के बोल्ट में लगना है। ओके, क्वेश्चन को ज़्यादा डिटेल्स नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि एग्ज़ाम है तो हमें थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन देखना है, तो इसलिए आपको मैं थोड़ा सा कम डिटेल्स बता रहा हूँ। ठीक है, टीपीआई या पिच को जांचने में प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, टीथ पर इंच, टीपीआई मतलब होता है टीथ पर इंच, और किससे जांचते हैं? स्क्रू पिच गेज के द्वारा टीथ पर इंच को जांचा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, समांतर रेखाओं की रचना निम्न में से किस उपकरण की सहायता से की जा सकती है? यदि आपको स्ट्रेट लाइन खींचनी है तो आप किसका प्रयोग करेंगे? मिनी ड्राफ्ट, आपने देखा होगा इंजीनियरिंग ड्राइंग में इसका प्रयोग किया जाता है। टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर भी आपने देखा होगा, टी स्क्वायर रहता है, एल स्क्वायर रहता है, तो सभी से लाइन खींच सकते हैं। सेट स्क्वायर, तो ये इससे भी खींच सकते हैं, और ऑल ऑफ दिस, तो ये सभी से हम स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, रॉकवेल हार्डनेस विधि में स्केल बी में लगाया गया अधिकतम लोड क्या होता है? तो आप एचआरसी जानते होंगे, जिस प्रकार से एचआरसी होता है उसी प्रकार से एचआरबी भी होता है। बी मतलब एक बी प्रकार के स्केल है और इसमें लोड पूछा गया कि इसमें अधिकतम लोड कितना लगाया जाता है, तो 100 किलोग्राम फोर्स लगाया जाता है इसमें। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आएगा 100। अगला क्वेश्चन देखिए, 12 और एक M12 है, ये फाइन पिच थ्रेड है, उसमें पिच है 1.75, तो उसको आपको बनाना है तो टेप ड्रिल साइज ज्ञात करना है। तो आमतौर पे आपने फार्मूला पता होगा कि TDS = TS - 2D, और इसमें D जो होता है वो 0.61 होता है ना, इंटू पिच लगाएंगे 1.75, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला लगा के आप सॉल्व करेंगे इसको, तो आपको इसका पूरा आंसर मिल जाएगा और इसका जो आंसर आएगा वो 9.86 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, कुछ लोग या कभी कभी एग्ज़ाम में इस टाइप से क्वेश्चन आता है, जैसे 12 mm है और उसमें आप डायरेक्ट पिच घटा देते हैं, 1.75 घटा देते हैं, तो भी काफ़ी हद तक के सही आंसर आ जाता है, पर आपको फार्मूला से लगा के चेक करना चाहिए और ये फार्मूला से ही आएगा और ये इसका आंसर जो है वो 9.86 ही होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, रीशार्पनिंग मतलब कि उसको यदि उसके टेप के यदि दांतें खराब हो जाए तो रीशार्पनिंग करना पड़ता है। ठीक है, तो रीशार्पनिंग करने के लिए उसका कौन सा स्थान को ग्राइंड किया जाता है? तो आप देखेंगे इस प्रकार से जो दांतें होते हैं उसके बीच में जो फ्लूइड्स होते हैं, उस फ्लूइड्स को आप घिसेंगे तो दोबारा से नए दांतें बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो किसको घिसेंगे यहाँ पे? फ्लूइड्स को। 8 का ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अब आप क्वेश्चन नंबर
अब आप क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, वर्टिकल टरेट खरद। दोस्तों ये वर्टिकल लेथ जो है इसके बारे में बताया गया है। अब आपको एक हैरानी वाला सवाल ये लग रहा होगा कि वर्टिकल लेथ कैसे हो सकता है। हेड होता है, टरेट हेड बोलते हैं इसको, इसमें टेलस्टॉक नहीं होता इस प्रकार की मशीन में। तो दोस्तों एक ऐसा मशीन भी होता है जिसको हम टरेट हेड बोलते हैं। मैं इसको एक चित्र आपके मोबाइल के डिस्प्ले में वीडियो के साथ अटैच कर रहा हूँ, आप इसको देखिएगा, ठीक है। तो जो टरेट हेड लेथ होता है ना वर्टिकल वाला, उसको हम बोरिंग मशीन भी बोल सकते हैं। टरेट आपने देखा होगा, यदि आपके कंपनी में डुप्लेक्स बोरिंग मशीन है तो उसके हेड जो होते हैं उसमें टरेट हेड लगा होता है। तो उससे क्या होता है कि आपको कम समय में अधिक उत्पादन और भारी जॉब में कट लगाने के लिए, जैसे आपको एंड शील बनाना है, आपको भारी मशीनिंग स्ट्रक्चर में मशीनिंग करनी है, तो उस प्रकार के काम के लिए प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, वर्टिकल टरेट मशीन है ना, खारत का प्रयोग खालिस्तान के खारत के लिए करते हैं। तो इसका आंसर आएगा हेवी जॉब। ये चित्र को देख के आप क्लियर कर लीजिए कि टरेट हेड कहाँ है और कि किस प्रकार की मशीन है, ठीक है। और यदि आप इसका डिटेल जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करिएगा, मैं इसके बारे में एक वीडियो बनाकर स्पेशली आप लोगों के लिए मैं पेश करूँगा, ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन देखिए, रिंगिंग प्रक्रिया किससे संबंधित है। तो ये जो क्वेश्चन है, रिंगिंग एक्शन, आपने सुना होगा कि जब स्लिप गेज को स्लिप गेज के 2 ब्लॉक को आपस में चिपकाया जाता है तो उसमें चौमस लेज़र से साफ करके रिंगिंग एक्शन से जोड़ा जाता है, एक बार दाएं एक बार बाएं करके, और फिर इसको आगे पीछे ऐसा करते हैं, मूवमेंट देते हैं और फिर इससे जुड़ जाता है। तो रिंगिंग एक्शन किस में होता है, स्लिप गेज में होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये है हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन। चलिए अब 11वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, बैरेट फाइल का क्रॉस सेक्शन कैसा होता है। तो दोस्तों यहाँ इसका आंसर होगा त्रिभुज आकार। कुछ इस प्रकार के होते हैं बैरेट फाइल, आपने यदि देखा होगा तो इसके दो जो कॉर्नर बन रहा है वो बहुत शार्प बनता है, लेकिन एक जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिग्री में बनता है, ये 90+ डिग्री में बनता है, ठीक है। और 2 जो है वो 30 से भी कम बनता है। तो इस प्रकार से होता है त्रिभुज आकार। तो इसका आंसर होगा त्रिभुज आकार का, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, लेफ्ट हैंड हेलिकल रिमर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो दोस्तों जहाँ पे आपको रफ फिनिशिंग करना है वहाँ तो आपको राइट हैंड यूज़ करना चाहिए, और यदि आपको लेफ्ट हैंड हेलिकल है इस प्रकार से हेलिकल फ्लूट से, तो वहाँ पे आपको एक्यूरेसी वाला जगह में करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको आंसर में लगाना है स्मूथ फिनिशिंग के लिए, ठीक है। सैंड वेल्ड ग्राइंडिंग का प्रयोग करते हैं। सैंड वेल्ड ग्राइंडिंग मशीन में 2 रोलर के बीच में एक वेल्ड चलता है, इसको लिंचिंग मशीन भी बोलते हैं। सैंड वेल्ड ग्राइंडर नाम से जाना जाता है इसको। और ये इसमें क्या रहता है कि यदि कोई जॉब विषम आकार की है, कोई टेढ़े बेढ़े जॉब है, उसको ग्राइंडिंग करनी है, तो आप इस बेल्ट के ऊपर आप इसको जॉब को रखेंगे तो ग्राइंडिंग कर सकते हैं। जब आपको कोई बी आकार के ग्रुप के अंदर ऐसे इस यहाँ पे आपको ग्राइंडिंग करनी है, या कोई यहाँ पे करनी है, विषम आकार के है, कोई भी टेढ़े मेढ़े जॉब है, तो वहाँ पे आप इसको सैंड वेल्ड ग्राइंडर के द्वारा ग्राइंडिंग कर सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा टेढ़े मेढ़े या विषम आकृति की जॉब के लिए दोस्तों, ठीक है। हालांकि इसको भी कर सकते हैं, प्लेट जॉब में भी कर सकते हैं, टेपर में भी कर सकते हैं, पर खास करके स्पेशल इसीलिए बनाया गया है क्योंकि जब विषम आकृति की जॉब होती है, इनरेगुलर आकार की जॉब होते हैं, तब उसको हम उसी ग्राइंडर में, सैंड वेल्ड ग्राइंडर में प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, स्टीम टरबाइन ब्लेड बनाने के लिए निम्न में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों स्टीम टरबाइन का सिद्धांत आपको मालूम होगा कि उसके जो ब्लेड है उसमें हाई प्रेशर स्टीम को छोड़ा जाता है ब्लेड के ऊपर, और जो स्टीम के जो प्रेशर होता है वो बहुत हाई होता है। तो उसमें यदि आप स्पेशल मेटल का यूज नहीं करेंगे तो वो ब्लेड जो है वो घिस जाता है या बेंड हो सकता है। प्रेशर भी होता है, हीट भी होता है, दोनों चीज़। तो वहाँ पे आपको जब ज़्यादा प्रेशर होता है तो वहाँ प्रेशर से एक्सपेंशन ना हो इस प्रकार के मेटल का चयन करना चाहिए। तो वहाँ आपको निकल जो आता है, निकल मेटल वहाँ आप यूज करेंगे, क्योंकि निकल का एक्सपेंशन हीटिंग जो रहता है वो बहुत हाई रहता है, वो ज़्यादातर फैलता नहीं है हीट से, ठीक है। तो निकल बेस मेटल जो है दोस्तों यहाँ पे आपको मोनल मेटल मिल रहा है, ठीक है। तो बाकी कोई भी ऐसा मेटल नहीं है जो कि टरबाइन के ब्लेड बनाया जा सके, ब्रास भी नहीं, कॉपर भी नहीं, और वेट मेटल तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मोनल मेटल के साथ जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ कॉपर और निकल का एक कॉम्बिनेशन होता है और एक स्ट्रॉन्ग मेटल होता है ये। तो इम्पुलर हो या ब्लेड वगैरह हो, इसका बना होता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, 1.5 मिलीमीटर पिच वाला 10 मिलीमीटर ये M10 के चूड़ी काटने के लिए, मतलब एक
एक बोल्ट है जो M10 है। M10 आप समझते हैं कि M मतलब फाइन थ्रेड है और उसके जो पिच है वो 1.5 है। तो इसके लिए आपको ब्लैंक साइज बोले तो मान लीजिए किसी एक नट का इंटरनल जो थ्रेड बना हुआ है ऑलरेडी दोस्तों, वो 10 का बना हुआ है। कितने का? M10 का। तो आपको इसके लिए बोल्ट या स्टड बनाना है तो आप कितने का एक रॉड लेंगे, ताकि उसके अंदर आसानी से जो थ्रेड बनाएंगे वो आसानी से काम करे। तो इसका एक फार्मूला होता है, ठीक है, ब्लैंक साइज बराबर से, ठीक है, D इंटू पिच बटे 10, एक फार्मूला होता है ये। जब इस फार्मूला को आप सॉल्व करते हैं तो 10 माइनस इसमें आप पिच लगा देंगे 1.5 और इसको काटेंगे तो आ जाएगा 0.15, ठीक है दोस्तों। फिर इसको आप घटाएंगे तो आ जाता है 9.85। ये ब्लैंक साइज का फॉर्मूला है। इसके ऊपर एक विशेष वीडियो और बहुत शानदार एक वीडियो बना के मैंने अपने चैनल पे डाला है, आप इसे देख सकते हैं, बहुत शानदार वीडियो है। इसका लिंक भी मैं आपके जो वीडियो है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल रहा हूँ। तो ये आप सब देखिए, टेप ड्रिल साइज, रिमर साइज, ये सारे साइज के बारे में मैंने बहुत ज़ोरदार एक वीडियो बना के, सभी की एक वीडियो बना के डाला है, आप इसे देखिए, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 9.85। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए, शेपर में टूल हेड कहाँ लगा होता है? तो शेपर मशीन कैसा रहता है? हॉरिजॉन्टल, उसके रैम आगे पीछे होता है। तो ये पूछा है कि उसके जो टूल रहता है, तो टूल कहाँ लगेगा दोस्तों? तो रैम के सामने ही लगेगा ना दोस्तों। शेपर मशीन का रैम आगे पीछे होता है, आपने देखा होगा, आगे पीछे चलता है इस टाइप से ना। जाते समय थोड़ा धीरे धीरे जाता है, जब रिटर्न जाता है तो बहुत तेज़ी से पीछे जाता है। तो जो टूल है वो इस प्रकार से टूल इससे लगा जाता है और नीचे इसके कटिंग एज होता है और वो सरफेस के ऊपर से काटता हुआ आगे जाता है और जब पीछे जाता है तो खाली स्ट्रोक जाता है, अर्थात आइडल स्ट्रोक जाता है। तो ये टूल हमने कहाँ लगाया? रैम के सामने लगाया। तो सामने को क्या बोलेंगे? फेस पे। तो रैम के फेस पर हमने उसके टूल को लगाया, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ठीक है। और ना उसके पीठ पे लगाते, ऊपर लगाते क्या? नहीं लगाते, उसके दाएं बाएं नहीं लगाते। अब क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए, इंडियन स्टैंडर्ड स्क्रू थ्रेड की सिंगल डेप्थ होती है। तो इसकी जो सिंगल डेप्थ होती है D, तो हमने D क्या देखा? D बराबर से होता है 0.6134, ठीक है। और यदि ब्रिटिश में बात करें तो ये होता है 0.6403। तो इसका आंसर B बिल्कुल सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए, डायल टेस्ट की माप निम्न में क्या दर्शाती है? जो डायल टेस्ट इंडिकेटर आपने देखा होगा, DTI डायल टेस्ट इंडिकेटर, उसमें क्या रहता है? तो उसमें पैलेंजर रहता है। पैलेंजर क्या बताता है? हील और बेली के अंतर को। ऐसा ऊपर नीचे होता है पैलेंजर, ये ऊपर नीचे जाता है। तो जैसे गड्ढे में जाते हैं तो वो उसकी रीडिंग जो है चेंज हो जाता है, जैसे ऊपर जाता है तो वो उसकी कुछ रीडिंग और आ जाता है, अर्थात प्लस माइनस होते रहता है। उसके डायल में देखेंगे तो प्लस माइनस होते रहता है, अर्थात वो हील और बेली को बताता है। तो किसके कारण बताएगा? पैलेंजर के व्यास, पैलेंजर की लंबाई, पैलेंजर के उठान। तो दोस्तों इसके जो उठान है, उठान मतलब कि इसके जो ऊपर नीचे का जो संकेत है उसके कारण ही माप को दर्शाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये इसका पैलेंजर के उठान होगा ये। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, निम्न में से किसी कंपनी में स्थायी उत्पादकता के कार्य माहौल के 5S आपको मालूम होगा कि सुंदरता, सुव्यवस्था, सुप्रबंध, सुनियोजन और सुव्यवस्था। ये जो 5S से शुरू होने वाला शब्द होता है, सिसो, सिकतसु, सितेसु, ये सारे जो रहते हैं, है ना। तो ये 5S जो है इसका जो जनक है वो जापान है और उनके हिसाब से यदि काम करते हैं तो कंपनी को बहुत अच्छे से उत्पादकता में वृद्धि किया जा सकता है। तो इसमें आपको बताना है कि ये जो ऑप्शन है इनमें से कौन सा इसके साथ मैच नहीं होता या इसके अवधारणा के तहत नहीं आता, मतलब इनके जो अवधारणा है उसके तहत इनमें कौन सा सही नहीं बैठता। तो दोस्तों छटनी तो आता है ना। और संकुचन मतलब होता है, संकुचन मतलब होता है इसको सिकुड़ना। तो सिकुड़ना इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं आता। मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या क्या आता है। सुप्रबंध आता है, सुनियोजन आता है, सुंदरता आता है, सुधार आता है और सुव्यवस्था आता है। तो इसमें संकुचन तो कहीं से आ ही नहीं रहा है। नियमबद्ध करना ये भी आता है, मानवीकरण ये भी आता है और ये नहीं आता है। तो हमें इसके साथ जाना है, ये नहीं आता है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। न्यूमेट्रिक सिस्टम, न्यूमेट्रिक मतलब होता है, आपने देखा होगा प्यूमेट्रिक मतलब जो कंप्रेशर होता है या एयर लाइन होता है में पावर स्रोत होता है। आपको न्यूमेट्रिक सिस्टम में हवा कहाँ से मिलती है ये आपको बताना है। क्या एयर रिसीवर से मिलती है
ये कंप्रेशर से मिलती है या वाल्व से मिलती है या मफलर से मिलते हैं। तो दोस्तों आपने देखा होगा कंप्रेशर का काम ये रहता है कि कंप्रेस करके एयर को वो सक करता है और कंप्रेस करके फिर वो हवा जो बनती है उसे रिसीवर या एयर रिसीवर के अंदर टैंक के अंदर जमा करता है। आपने बाइक में, मोटर कार में या ट्रक बस आदि बहुत सारी चीज़ों में हवा भरते हुए देखे होंगे। पहले कंप्रेसर चलते रहती है, उसकी जो एयर रहता है वो रिसीवर में जाता है। एक बड़ा सा टैंक होता है, उसको रिसीवर के नाम से जाना जाता है। वो रिसीवर के अंदर जाते हैं और फिर स्टोर होता है। यहाँ एक डायल भी लगा होता है कितना एयर हुआ है, फिर पाइपलाइन से आपके जो भी गाड़ी रहे कुछ भी रहे उसमें भरा जाता है। तो पावर स्रोत जो है वो कंप्रेशर है, ठीक है। यहाँ कंप्रेशर इसका सही आंसर होगा। दोस्तों ये था एक छोटा सा एक वीडियो और इसमें आपको बहुत जल्दी मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन बता दिया, 20 क्वेश्चन। तो दोस्तों ये था हमारा 20 क्वेश्चन, बहुत अच्छा 20 क्वेश्चन था। और आपको कैसा लगा ये वीडियो? सबसे पहले तो आप लाइक कर दीजिए और लाइक के साथ साथ आप कमेंट्स करिए। आपके लाइक और कमेंट से मेरा हौसला बढ़ता है। और आपको यदि इसी प्रकार से और भी बहुत सारे वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि आपको लगातार वीडियो मिलते रहें। तो थैंक यू दोस्तों, आप देखते रहिए समृद्धि टेक्निकल।